हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई पूजा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश, और गुलाम वंश में आज हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान कौन थी? रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और जिसका शासनकाल रहा था 1236 से 1240 तक। दोस्तों, ये जो रज़िया सुल्तान है ये दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी और ये अपने दरबार में चोगा प्लस काबा प्लस टोपी पहनकर दरबार में आती थी। चोगा क्या होता है दोस्तों? ये है ना, मुसलमानों की एक ड्रेस होती है जो कि गले से पैर तक की ड्रेस होती है, और ये पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने बुर्के का त्याग कर दिया था। एक इतिहासकार थे सिराज, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था रज़िया के बारे में कि रज़िया का औरत होना ही उसके पतन का कारण बना था। अगर और वो रज़िया औरत ना होती तो वो बहुत ही अच्छी क्या होती, शासिका होती। उसने ऐसा क्यों कहा कि रज़िया का औरत होना ही उसके पतन का कारण बना? क्योंकि दोस्तों, रज़िया का क्या था, दो आदमी थे, याकूत और अल्तुनिया। याकूत जो कि रज़िया से प्यार करता था, लेकिन रज़िया याकूत से प्यार नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ रज़िया अल्तुनिया से प्यार करती थी, लेकिन अल्तुनिया रज़िया से प्यार नहीं करता था। इसलिए याकूत और अल्तुनिया को दूर रखने में ही रज़िया ने भलाई समझी और याकूत को घोड़ों का सरदार बना दिया। उस टाइम पे घोड़ों के सरदार को क्या कहा जाता था? अमीर आखूर। और अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाकर भटिंडा में भेज दिया। इसलिए वो दोनों दूर दूर हो गए ताकि उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हो सके। अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाने के बाद रज़िया भटिंडा जाती है अल्तुनिया से मिलने और उसे कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो, लेकिन अल्तुनिया ने मना कर दिया। लेकिन रज़िया के बार बार बोलने के बाद अल्तुनिया उसकी बात मान जाता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर रज़िया अल्तुनिया से कहती है कि वह उसके भाई बहराम शाह को एक पत्र लिखे और उसमें उसकी किडनैपिंग के बारे में उसे कहे। बहराम शाह अपनी बहन रज़िया से बहुत प्यार करता था और उसने कह दिया कि रज़िया तो अल्तुनिया से शादी कर ले, और रज़िया और अल्तुनिया शादी कर लेते हैं। इस बात का पता जब याकूत को चलता है, वह बहुत गुस्से में हो जाता है और वह बहराम शाह को बहकाता है, कहता है कि वह अपने शासनकाल में कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। तो बहराम शाह कहता है कोई बात नहीं, मैं राजा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी बहन तो रानी है ही। लेकिन याकूत कहता है कि तुम ना सही, तुम्हारी औलाद भी राजा नहीं बन पाएगी। इस बात से बहराम शाह दुखी हो जाता है और वो याकूत की बातों में आकर रज़िया को मारने का प्लान बना लेता है। रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया दिल्ली जा रहे थे और इस बात का पता याकूत और बहराम शाह को चला और उन्होंने कैथल में रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया को रोक लिया और वहाँ पर बहराम शाह ने रज़िया को मार दिया और याकूत ने अल्तुनिया को मार दिया, और उसके बाद राजा बना बहराम शाह। बहराम शाह, क्योंकि जानते हैं कि आप, ये इल्तुतमिश का बेटा था और इसका शासनकाल रहा 1240 से 1242 तक। तो आइए अब पढ़ते हैं हम बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह ने एक पद बनाया अपने शासनकाल में जिसका नाम था नायाब-ए मामलिकात, जिसे हम आजकल बॉडीगार्ड के नाम से जानते हैं, उसे उस टाइम पे नायाब-ए मामलिकात के नाम से जानते थे। बहराम शाह के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था और 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। और किसके द्वारा की जाती है हत्या इसकी? अलाउद्दीन मशहूद शाह। ये कौन था? क्या करता है? अलाउद्दीन मशहूद शाह बहराम शाह की हत्या कर देता है। और अलाउद्दीन मशहूद शाह फिर गुलाम वंश का शासक बनता है और इसका शासन काल चलता है 1242 से 1246 तक। लेकिन
बलवन को राजा के पद से षड्यंत्र द्वारा हटा दिया जाता है। बलवन क्या करता है, अलाउद्दीन मसूद शाह को राजा के पद से हटा देता है। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद को राजा बनाया जाता है। ये नसीरुद्दीन महमूद किसकी सहायता से बनता है राजा? बलवन की सहायता से। और इसका शासनकाल चलता है 1246 से 1266 तक। और बलवन अपनी बेटे की शादी नसीरुद्दीन महमूद से कर देता है, लेकिन अपने अंतिम शासनकाल में नसीरुद्दीन महमूद पागल हो जाता है। और ये एकमात्र ऐसा राजा था जो टोपी सीलकर अपना निर्वाह करता था, और टोपी सीलकर यह लाहौर के बाज़ार में उन्हें बेचा करता था और अपना राजकाज चलाता था। 1249 में बलवन को उलुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने ही दी थी। और 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजा बनता है बलवन, जिसका शासनकाल चलता है 1266 से 1287 तक। दोस्तों, बलवन के बचपन का नाम था बहाउद्दीन गियासुद्दीन, और यह अपने नाम इसी नाम यानी कि बहाउद्दीन गियासुद्दीन बलवन के नाम से ही गद्दी पर बैठता है। इसे बहुत सारी उपाधियाँ भी दी गई, जैसे कि इल्तुतमिश ने इसे खास दास की उपाधि दी, और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने इसे अमीर शिकार की उपाधि दी। रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह ने इसे अमीर आखूर की उपाधि दी थी। वहीं नसीरुद्दीन महमूद ने इसे नायाब मामलिकात की उपाधि दी थी। दोस्तों, राजा बनने के बाद बलवन ने सबसे पहले क्या किया, राजा बनते ही इसने चालीसा की समाप्ति कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि बलवन चालीसा का ही एक सदस्य था और ये नहीं चाहता था कि जिस तरह से बलवन राजा बना है उसी तरह से चालीसा का कोई भी व्यक्ति दूसरा राजा बने, इसीलिए ये सबसे पहले चालीसा को ही समाप्त कर देता है। और बलवन ने ही दोस्तों ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने चलाई थी, तो आपका आंसर रहेगा बलवन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संसार में, वर्ल्ड में ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी बिस्मार्क ने। और बलवन द्वारा चलाई गई ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या थी कि वो मेवातियों को देखते ही मार देता था। इसका एक रीज़न था दोस्तों, वो क्या था ये जानते हैं। ये बात है 1265 की, जब बलवन राजा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे बलवन मेवातियों के पास जाता है और मेवातियों और बलवन में युद्ध होता है। मेवातियों ने बलवन को हरा दिया था और बलवन के बेटे मोहम्मद को मेवातियों ने मार दिया था। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बलवन के किस बेटे को मेवातियों ने मार दिया था, तो आपका आंसर रहेगा मोहम्मद। बलवन ने नई प्रणालियों की भी शुरुआत की, जिनमें से सिजदा और पाबोश प्रमुख हैं। सिजदा क्या है? क्योंकि लोग बलवन को राजा नहीं मानते थे, क्योंकि वह एक चालीसा का ही सदस्य था और धोखे से फिर राजा बना था, तो इसलिए उसका सम्मान नहीं होता था। इसी वजह से उसने प्रणाली बनाई सिजदा कि जब भी मैं दरबार में आऊँ तो सब लोग उठकर मुझे सिजदा करें। और जो पाबोस है, ये क्या होता है? राजा के पैरों में गिरकर उसके पाँव को चूम लेना। इसने एक फारसी त्यौहार की भी शुरुआत की, जिसका नाम था नवरोज़। और पूछा जा सकता है कि ये नवरोज़ त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये त्यौहार फसल के पकने के बाद मनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि नवरोज़ कौन सा त्यौहार है, तो ये एक फारसी त्यौहार है। बलवन ने खुद को 2 उपाधियाँ खुद को दी, वो थी नियामत खुदाई। ये उपाधि बलवन ने खुद को ही दी थी। और दूसरी थी जिले इलाही। जिले इलाही की उपाधि भी बलवन ने शिवम को ही दी थी, जिसका मतलब होता है ईश्वर की परछाई।
और उसने राजस्व का सिद्धांत भी दिया। राजस्व का मतलब कि राजा ही सब कुछ है। बलवन का बेटा होता था बुगरा खां। बलवन अपने बेटे को राजा ना बना करके उस बुगरा खां के भी 2 बेटे थे, एक था कैमूर्स और दूसरा था केकुवाद। तो बलवन बुगरा खां को राजा ना बना करके कैमूर्स को राजा बना देता है। लेकिन फिर 1287 में जब बलवन की मृत्यु हो जाती है और राजा बन जाता है कैमूर्स। और कैमूर्स और कैकुवाद के नायाब मामलिकात किसे बनाया जाता है? जलालुद्दीन खिलजी। एक दिन वह क्या करता है कि कैकुवाद के पास जाता है और उसे भड़काता है कि कहता है कि तू कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। तो कैकुवाद कहता है कि कोई बात नहीं, मैं राजा नहीं तो क्या हुआ, मेरा भाई तो राजा है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी फिर कहता है कि तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद भी कभी राजा नहीं बन पाएगी, क्योंकि राजा तो कैमूर्स की औलाद ही बनेगी। कैकुवाद तब तो जलालुद्दीन खिलजी को वापस भेज देता है, लेकिन उसके बाद उसके मन में ये बात घर कर लेती है और वह कैमूर्स से मिलने जाता है। कैमूर्स सोया होता है और कैकुवाद उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। कैमूर्स मरने से पहले कहता है कि भाई तूने मुझे क्यों मारा दूसरे की बात में आकर, अगर तुझे शासनकाल ही चाहिए था, राजकाज ही चाहिए था तो एक बार बोल देता, मैं तुझे वैसे ही दे देता। ये बात सुनकर कैकुवाद का मन दुखी हो जाता है और इसी दुख में वह ग्रस्त हो जाता है पूरी तरह से। इस बात का फ़ायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी उसे भी मार देता है। क्योंकि कैमूर्स और कैकुवाद का विवाह नहीं हुआ था तो उनकी औलाद भी नहीं थी, तो इसी बात से ये होता है कि गुलाम वंश की पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। और आज का कंटेंट दोस्तों यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।